हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो जिसके ऊपर केस चालू था लेकिन आपको पता नहीं था और उस चक्कर में आपने वो प्रॉपर्टी को खरीद लिया और आपने उसका प्रॉपर्टी का जो पेमेंट है वो सामने वाली पार्टी को कर भी दिया, तो आगे आपके साथ क्या होगा? क्या वो प्रॉपर्टी आप अपने पास मालिक की तरीके रख सकते हैं या फिर क्या होगा आगे जाके? इस वीडियो में आज हम सारी चीजें क्लियर करेंगे दोस्तों। एज ए एडवोकेट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लीज पेंडेंस क्या होता है। अगर आप एलएलबी या तो एलएलएम के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लीज पेंडेंस, जो बात करते हैं सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इस वीडियो में हम समझेंगे लीज पेंडेंस क्या होता है, उसका मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। लीज पेंडेंस का एम क्या है, लीज पेंडेंस कब उपयोग में होता है और कब वो लागू नहीं होता, ये सारी चीजें समझेंगे। कौन सी कंडीशन पे लीज पेंडेंस जो है वो अप्लाई होता है, लीज पेंडेंस का इंपैक्ट क्या होगा अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसके ऊपर केस चालू था लेकिन आपको वो पता नहीं था और आपने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब आपने पेमेंट भी कर दिया, अब आप तो फंस गए, आप कहीं के नहीं रहोगे। पैसा भी दे दिया और प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो में समझेंगे। उसके कितने एग्जाम्पल है, केस लो भी मैं दिया हूं और अंत में आपको कंक्लूजन भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। लीज पेंडेंस, लीज मतलब क्या होता है, लिटिगेशन, एंड पेंडेंस मतलब क्या होता है, पेंडिंग। मतलब केस जो है वो पेंडिंग है, किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरा उसका मैं सब पॉइंट बनाया हूं, अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी इफ दैट प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन लिटिगेशन और एनी केस विच इज फाइल्ड फॉर दैट प्रॉपर्टी। मतलब अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई केस ऑलरेडी फाइल है कि कोई भी कोर्ट में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को ना आप बेच सकते हैं। अगर सामने वाले खरीद भी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे असर होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तीसरा मैं सब पॉइंट बनाया हूं, ट्रांसफरी दैट इज अ पर्सन हु गॉट द प्रॉपर्टी विल बी बाउंड बाय द ऑर्डर और डिक्री ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। अभी समझो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है और आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दिया। मैंने आपको प्रॉपर्टी का दाम भी चुका दिया। अब बाद में मुझे पता चला कि उस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी एक केस चालू है, तो उसका असर मेरे पे क्या होगा? जो कोर्ट निर्णय लेगी उस केस के ऊपर, वो निर्णय मुझ पर भी लागू होगा, भले मैं उस केस में पार्टी नहीं हूं। अब मैं आपको इसको और क्लियर करता हूं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर इन्वॉल्व इन अ केस रिलेटिंग टू अ प्रॉपर्टी। Mr. A sold that property to Mr. C, and at the time of purchasing that property, Mr. C was not aware that one case is pending on that property. He purchased. Now whatever the judgment court gives, Mr. C will have to follow it. अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में केस फाइल हुआ है प्रॉपर्टी को लेके। अब मिस्टर ए ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को मिस्टर सी को बेच दिया। अब मिस्टर सी को पता नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पर केस चालू है। अब प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर सी ने खरीद लिया और प्रॉपर्टी का जो दाम था, समझो 10 लाख रुपया था, 10 लाख रुपया मिस्टर ए को उसने चुका दिया। अब मिस्टर सी को बाद में पता चला कि प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है और जज ने उसका ऑर्डर दिया, तो भले मिस्टर सी का इस केस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मिस्टर सी को वो जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब इस जजमेंट के दो पहलू हो सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी मिस्टर ए को चली जाएगी तो यहां पे मिस्टर सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो अगर प्रॉपर्टी मिस्टर बी को चली गई तो मिस्टर सी को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वो मैं आगे आपको समझाता हूं नीचे वाले एग्जांपल में। नाउ इन अबोव एग्जांपल देयर कैन बी टू थिंग्स व्हिच कैन हैपन। इफ मिस्टर ए विन्स द केस एंड गॉट द टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी which is sold to Mr. C, then in such case Mr. C will have no problem because Mr. A got the property in that case and after that Mr. C got that property. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे क्या, मेरे पहले एग्जांपल पे मैंने क्या बताया कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू था मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी मिस्टर सी को बेच दिया। अब 10 साल बाद उस केस का जजमेंट आया और उस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बोला कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए को जाएगी। अब यहाँ पे ए जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, हालांकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी मिस्टर ए ने मिस्टर सी को बेच दी थी, तो मिस्टर सी को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो डेली रूटीन है प्रॉपर्टी के साथ वो फॉलो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, अगर बट इफ मिस्टर बी विन्स द केस,
and got the property, then Mr. C will have problem because Mr. B becomes the owner of that property and Mr. C cannot take that property. समझ में आ रहा है? पहले क्या हुआ था, मिस्टर ए जो है वो मालिक बन गया था. एक एग्जांपल देता हूं. अगर कोर्ट ने बोला कि मिस्टर ए को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच दिया है, तो मिस्टर सी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर मिस्टर ए ऑलरेडी मालिक बन गया तो उसने ऑलरेडी बेच दिया था प्रॉपर्टी, तो मिस्टर सी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो लिंक में ही प्रॉपर्टी मिली है. मिस्टर ए को प्रॉपर्टी था, वो मालिक बन गया, कोर्ट के जजमेंट के बाद मिस्टर सी को प्रॉपर्टी मिल गया. लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है लीज पेंडेंस का कि मिस्टर बी प्रॉपर्टी जीत गया, केस जीत गया, लेकिन मिस्टर बी ने तो सी को प्रॉपर्टी नहीं बेचा ना. तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर बी को चली जाएगी और बाद में जो है वो पैसों का लेन देन वो उन दोनों को देखना पड़ेगा कि कैसे होता है. अगर लीज पेंडेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कभी भी फंस सकते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पे आपको सारे पेपर चेक करने पड़ते हैं दोस्तों. अब इसका एक मैं केस लो आपको बताता हूं जिसका नाम है हरदेव सिंह वर्सेस गुरमिल सिंह. 2007 का केस है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है. कोर्ट सेड दैट द प्रॉपर्टी सेल विल नॉट बिकम वॉइड बट पार्टीज विल हैव टू ओबे द फ्यूचर ऑर्डर वॉट एवर कोर्ट थिंक्स फिट. अभी यहां पे क्या होता है, मिस्टर जो सी है उसने प्रॉपर्टी मिस्टर ए से खरीद लिया था पहले वाले एग्जांपल में. ये वाले एग्जांपल में जो मिस्टर सी है उसने प्रॉपर्टी खरीदा मिस्टर ए से. तो अभी मिस्टर सी को बाद में पता चला कि केस चालू है, तो यहां पे जो सेल हुआ, जो ट्रांसफर हुआ, वो डायरेक्टली वॉइड नहीं होगा. हाँ, फ्यूचर में जो जजमेंट आएगा वो मिस्टर सी को भी लागू होगा. ए बी को तो लागू होगा ही, लेकिन सी को भी लागू होगा, भले वो केस की पार्टी नहीं है. डायरेक्टली कभी भी कोई ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होता लीज पेंडेंस में. लेकिन भविष्य में कोई भी ऐसा जजमेंट आया प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको मिस्टर सी को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा. अभी जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको. या तो कोर्ट ये भी बोल सकती है कि मिस्टर ए को प्रॉपर्टी मिल जाए, तो यहाँ पे मिस्टर ए को प्रॉपर्टी मिली और ए ने ऑलरेडी सी को बेच दिया है, तो सी को कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन अगर कोर्ट ने बोल दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर बी को मिलेगी, तो बी ने तो सी को नहीं बेचा है ना, तो बी जो है वो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर हक बन जाएगा, भले सी ने ए को पैसा दिया हो, प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर बी को मिल जाएगी. तो यही हरदेव सिंह वाले केस में बोला है कि सेल जो है वो डायरेक्टली वॉइड नहीं होगा. सेल या तो जो भी ट्रांसफर आप बोलते हो वो डायरेक्टली वॉइड नहीं होता, लेकिन मिस्टर सी को और जो भी केस की पार्टी थी दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, उन लोगों को प्रॉपर्टी का जो जजमेंट आया, कानून जो कोर्ट ने दिया उसको अप्लाई लागू होएगा वो चीज. व्हाट इज द एम ऑफ द लीज पेंडेंस. अब लीज पेंडेंस कॉन्सेप्ट बना तो दिया, लेकिन उसका एम क्या है. It will help the court and parties to avoid meaningless court proceeding. अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेच दिया, बराबर है. अभी समझो बी केस जीत गया और कोर्ट ने बोला कि मिस्टर बी को प्रॉपर्टी मिलेगी. अभी ए ने तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच दिया है, ए भले हार गया, लेकिन बी को उसका फायदा क्या हुआ केस जीतने का, प्रॉपर्टी तो ए ने ऑलरेडी सी को बेच दिया ना. तो इसलिए लीज पेंडेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू किया है हमारे भारत देश में कि जब भी कोई केस पेंडिंग है तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी पार्टी बेच नहीं सकती. अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, ए ने प्रॉपर्टी सी को बेच दिया, भले केस बी जीत गया हो, लेकिन बी जो है वो अभी ए के पास तो जाएगा नहीं प्रॉपर्टी लेने को, क्योंकि ए के पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसने सी को बेच दिया. तो अभी बी को वापस सी के ऊपर लीगल एक्शन लेनी पड़ेगी, या तो जो भी उसका प्रोसीजर है, कार्यवाही है, पेपर डॉक्यूमेंट है, वो चेंज करना पड़ेगा, पेमेंट का लेन देन करना पड़ेगा. तो इसको बोलते हैं लिटिगेशन कंटिन्यू होना. अब आदमी केस क्यों फाइल करता है, कोई एक प्रॉपर जजमेंट आए, बी ने केस क्यों फाइल किया होगा कि उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन ए ने चालाकी से बी को परेशान करने के लिए ऑलरेडी प्रॉपर्टी सी को बेच दिया. तो अभी बी ने केस जीत भी लिया, तो भी क्या फायदा हुआ, अब वापिस उसको सी के पास से लेन देन करना पड़ेगा. तो इसलिए बोलते हैं कि इससे लीज पेंडेंस की वजह से एंडलेस लिटिगेशन जो कोर्ट प्रोसेस है उससे टाइम बचता है पार्टी का, और कोर्ट का भी, और जो पर्सन है उसका भी टाइम बचता है, और मेंटल जो फिटनेस है वो भी सेव होती है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों, a case is going on between Mr. A and Mr. B over a property. That property Mr. A sold to Mr. C. Now Mr. B won the case against Mr. A, but now the property is transferred to Mr. C during the pendency of the case. So here Mr. B got no benefit of winning the case against Mr. A because property is no longer with Mr. A. यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर बी ने केस जीत लिया ए के खिलाफ. अब कोर्ट ने बोल दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए से मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन ए ने क्या किया, बी को परेशान करने के लिए सी को प्रॉपर्टी बेच दिया. केस चालू था फिर भी,
तो यहाँ पे क्या होता है, केस का जो केस जीतने का फायदा नहीं मिला बी को, इतने टाइम, समझो 10 साल केस चला, एडवोकेट को फीस दिया, मेंटल टॉर्चर हुआ इतना, रोज धक्का खाओ, ट्रैवलिंग करो ट्रेन में, गाड़ी में, केस जीतने का फायदा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी बेच दिया सी को, अभी मिस्टर बी को वापस वो सब प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, केस जीतने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। इसलिए लीज पेंडेंस का कॉन्सेप्ट लागू किया है कि जब भी कोई केस चल रहा हो, आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी तीसरे के नाम पे। जब तक केस चालू है तब तक उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, जो जैसी है वैसी ही रहेगी। ना आप किसी को ट्रांसफर करते हो ना उसको तोड़ सकते हैं, वरना अगर प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो गया या तो किसी को बेच दिया तो लीज पेंडेंस का फायदा क्या हुआ। अब बिकॉज द प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अवेलेबल विथ मिस्टर ए, भी मैंने आपको बता दिया, मिस्टर बी हैव टू फाइल केस अगेंस्ट मिस्टर सी। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, हालांकि कोई ऐसा केस फाइल करता नहीं है, लेकिन एक प्रोसीडिंग तो करना पड़ेगा ना सी के खिलाफ। हालांकि सी का भी कोई गलती नहीं, उसको पता ही नहीं था प्रॉपर्टी के ऊपर केस चालू है, ए ने चालाकी से बेच दिया और पैसा ले लिया। अब सी बेचारा फंस गया, लेना नहीं देना। सो इट विल क्रिएट नॉन स्टॉप केस एंड लिटिगेशन। अभी ये जो ट्रांसफर कर दिया ए ने मिस्टर सी को, उसके ऊपर बहुत सारा केस चलता रहेगा, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, पार्टी का भी टाइम वेस्ट होगा, इतने पैसा एडवोकेट को दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, वकील का भी टाइम वेस्ट हो गया कि भाई इतना 10 साल तक केस चलाया, फायदा कुछ नहीं हुआ मिस्टर बी को। That is the reason why person cannot transfer his property during the pendency of the case। इसीलिए कभी भी केस चालू है प्रॉपर्टी पे तो आप जो प्रॉपर्टी है वो किसी तीसरे बंदे के नाम पे फाइल नहीं कर सकते। जब से केस पेपर फाइल किया कोर्ट में, वहां से लेके उस दिन से लेके जजमेंट आने तक, भले जजमेंट को कितना भी टाइम लगे, वहां तक उस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करना है आपको, इतना ध्यान में रखना। आप फ्यूचर में इससे फंस सकते हैं। अगर गलती से आपने किसी की प्रॉपर्टी को खरीद भी लिया जिसके ऊपर केस चालू है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लीज पेंडेंस विल हेल्प द पर्सन फ्रॉम अनवांटेड लीगल एक्शन। अब ये मिस्टर सी बेचारा फंस गया, उसका तो कुछ लेना ही नहीं था, वो तो बेचारा खुश हुआ कि चलो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, अब मेरी जिंदगी आराम से निकलेगी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि केस चालू है ना। तो अभी उसके ऊपर अनवांटेड लीगल एक्शन हो गया। पैसा मिस्टर ए को दिया उसने, लेकिन प्रॉपर्टी मिला ही नहीं उसको, तो क्या फायदा हुआ, लीगल एक्शन चालू हो गया, उसको हरेसमेंट हो गया, वो अलग। इट कैन रिड्यूस द ओवरलोड ऑफ द केस ऑफ सिमिलर नेचर इन कोर्ट। अभी कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल था मिस्टर ए और मिस्टर बी के खिलाफ, है ना। अभी ये वापिस मिस्टर बी ने मिस्टर सी के ऊपर डाला, या तो जो भी कार्यवाही होगी वो आगे जाके सिमिलर मैटर, ये ना प्रॉपर्टी सेम है, पार्टीज भी सेम है, खाली ए के बदले सी आ गया। पहले ए बी के ऊपर केस डाला था, अभी सी ने बी पे केस डाला या बी ने सी पे डाला, तो पार्टीज यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली ए बदल गया और सी बदल गया, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। तो एक ही मैटर को कितनी बार जज सॉल्व करेगा। तो इसलिए लीज पेंडेंस का कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जब भी कोई केस चालू है प्रॉपर्टी पे, आप बेच नहीं सकते उसको। व्हेन लीज पेंडेंस इज यूज्ड, लीज पेंडेंस को कभी यूज आता है। देयर इज अ केस नेम्ड अमित कुमार वर्सेस फरीदा खतनून, 2005 का केस है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। जब केस पेंडिंग हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुका है और उसके ऊपर तारीख पे तारीख आ रही है, तो तब तक, जब तक जजमेंट नहीं आता, तब तक उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट द केस इज पेंडिंग शुड बी इन द कोर्ट विच हैज द जुरिडिक्शन टू एंटरटेन दैट पेंडिंग केस। अब वो केस है, मैंने आपको पहले बता दिया कि केस फाइल है तो आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है, वो तभी ऐसा होगा जब वो केस किसी ऐसी कोर्ट में दाखिल किया हो जिसके पास उस केस को एंटरटेन करने का जुरिडिक्शन हो। अभी आप लोग जो है, अभी मिस्टर ए और मिस्टर बी का मैंने एग्जांपल दिया, दोनों रहते हैं मुंबई में, तो मुंबई की जो कोर्ट है उसमें ही जुरिडिक्शन आएगा ना। आप अगर आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहां पे जाके थोड़ी आप कुछ कर पाओगे। तो ऐसी कोर्ट में केस दाखिल होना चाहिए जिसके बाद जुरिडिक्शन हो। अगर गलत जुरिडिक्शन में दाखिल हो चुका है तो वो केस माना नहीं जाता, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर केस दाखिल हो चुका है और कोर्ट के पास उस केस का जुरिडिक्शन भी है उस केस को चलाने का, तो वो प्रॉपर्टी को लीज पेंडेंस में दाखिल किया जाता है और उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व, लीज पेंडेंस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। दैट पेंडिंग केस इज नॉट कोल्यूसिव। अभी कोल्यूसिव का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझाना, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद आप समझ जाए। अभी समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी का ऑलरेडी केस चालू है,
अब ए और बी ने आपस में डिसाइड किया कि ये प्रॉपर्टी को बेच डालते हैं मिस्टर सी को, और उसको भी फंसा देते हैं, पैसा ले लेते हैं मिस्टर सी के पास प्रॉपर्टी का, और बेचारे उसको भी फंसा देते हैं। तो ऐसा अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के सोच के मिस्टर ए और मिस्टर बी ने केस फाइल किया है प्रॉपर्टी का, तो वो कॉल्यूसिव होगा और उसको वो केस को रद्द किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है लीगली, उसमें लीज पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको वापस समझाता हूं। अभी मैं मिस्टर ए हूं और आप मिस्टर बी है। हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर केस दाखिल है वो हम किसी तीसरे को बेच देते हैं, उसको बताएंगे नहीं कि उस प्रॉपर्टी पर केस चालू है। ये हम दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा और सीक्रेट रहेगा, किसी को बताना नहीं है, ताकि हम उस तीसरे आदमी का से पैसे ले लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। तो ये मेंटालिटी सोच के अगर हम दोनों ने केस फाइल किया तो उसमें लीज पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा और प्रॉपर्टी जो है वो सी को ट्रांसफर कर दी जा सकती है, तो उसमें लीज पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। अब ये लास्ट पॉइंट है, इन लीज पेंडेंस ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व एंड नॉट मूवेबल। मैंने आपको पहले ही बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जो लीज पेंडेंस है जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, ऐसी चीज में लीज पेंडेंस जो है वो अप्लाई होता है। व्हेन लीज पेंडेंस कैन नॉट बी यूज्ड। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, लीज पेंडेंस कब यूज नहीं होता। यहां पे हम लोग ने समझा कि लीज पेंडेंस कभी यूज होता है, जैसे केस पेंडिंग है तो भी लीज पेंडेंस लागू होगा। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भी लीज पेंडेंस लागू होगा, मतलब आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाओगे, ना ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। केस पेंडिंग है वो भी ऐसे ही कोर्ट में जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है, और लीज पेंडेंस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। अब मैं आगे की बात करता हूं तो लीज पेंडेंस किस चीज पे अप्लाई नहीं होता। इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन अ मॉर्गेज ट्रांजैक्शन। अभी यहां पे क्या होता है, समझो आपको बहुत सारे अभी पैसे की जरूरत है और आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को गिरवे रख के उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने पैसे उठा लिए। अभी समझो भविष्य में उसके ऊपर केस फाइल हो गया, तो वो जो लीज पेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, अभी केस चालू है ठीक है, लेकिन आपने क्या किया था, मॉर्गेज का जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ जो आदमी है जिसने आपको इंटरेस्ट पे पैसा दिया प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रख के, आपने उसको पैसा नहीं दिया, तो वो क्या होता है, जिस आदमी ने आपको पैसा दिया मॉर्गेज के ऊपर वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। मैं आपको और सिंपल तरीके से समझाता हूं। अभी देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसके पास पैसा है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने मुझे कॉल किया कि मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है। तो मैंने क्या किया कि आपके पास कोई सिक्योरिटी है क्या जिसको मैं अपने पास रख सकूं सेफ्टी के लिए। तो आपने एक प्रॉपर्टी को मेरे पास गिरवे रख दिया और मैंने आपको पैसा दे दिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, और हम दोनों के बीच में यह डिसाइड हुआ था कि आप मुझे 1 महीने बाद 10% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दे दोगे। अभी मैंने समझो प्रॉपर्टी का दाम था 5 लाख रुपया, 5 लाख का प्रॉपर्टी आपने मेरे पास गिरवे रखा, मैंने आपको 4 लाख की जरूरत थी, मैंने 4 लाख दिया, और ये डिस्कशन हुआ था कि 1 महीने बाद आप मुझे 4 लाख तो लौटाओगे ही, साथ में 10% इंटरेस्ट भी दोगे मुझे 1 महीने का। अभी हुआ कि आप मुझे लौटा नहीं पाए और उस प्रॉपर्टी पर केस चालू हो गया, आपका और किसी तीसरे पर्सन का, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मॉर्गेज वाला आदमी हूं ना, मैंने आपको उधारी पे पैसा दिया, प्रॉपर्टी को गिरवे रख के पैसा दिया। अब भले केस चालू हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी को सेल करके मैं पैसा अपना वसूल कर सकता हूं। ये बेस्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। प्रॉपर्टी इज नॉट मैचिंग विद द डिटेल्स गिवन इन द केस। अभी समझो मिस्टर ए ने और मिस्टर बी के बीच में केस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, लेकिन उसमें क्या होता है, जो डिटेल लिखी है प्रॉपर्टी की वो मैच नहीं हो रही। अभी समझो फ्लैट का नाम है ABC नंबर सो एंड सो, लेकिन उस केस का जो पेपर है उसमें कुछ अलग ही प्रॉपर्टी लिखी है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर लीज पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। When a person who is claiming the right in the property and that property is not involved directly। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब एक एग्जांपल मैं आपको आगे समझाऊंगा, अदरवाइज यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं आपको आगे समझाता हूं। कंडीशन एप्लीकेबल फॉर लीज पेंडेंस। पर्सन हु रिसीव्ड द प्रॉपर्टी on which the case is going on, that person will have to obey the order or decree of the honorable court, and it doesn't matter whether he received lease pendants notice or not। अब लीज पेंडेंस में कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। अभी मैंने आपको जैसे पहले वाले एग्जांपल में बताया कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेच दिया, लेकिन
केस ऑलरेडी पेंडिंग था। अब यहां पे क्या होता है, मिस्टर सी जो है उसको भी कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा, भले वो केस के अंदर पार्टी नहीं है। पार्टी कौन थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी, लेकिन ए ने चालाकी से मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेच दिया, तो सी बेचारा अल्टीमेटली उसमें फंस गया बिना कुछ किए। तो दो सी जो है उसको भी केस का जो ऑर्डर है वो लागू होगा। और मैंने आपको दो पहलू भी बता दिए कि क्या हो सकता है ऑर्डर, या तो प्रॉपर्टी ए को जाएगी, अगर ए को मिल गई प्रॉपर्टी केस जीतने के बाद तो सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बी जीत जाता है तो सी को प्रॉब्लम है, क्योंकि बी ने तो नहीं बेची ना प्रॉपर्टी सी को। वंस द केस पेपर इज फाइल इन द कोर्ट, यानी कि डिपार्टमेंट जब भी जो केस, अभी समझो केस बनाने के पहले एडवोकेट अपने लैपटॉप खोल के उसमें ड्राफ्ट करेगा, सारी डिटेल ड्राफ्ट करेगा, केस बनाएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल के वो डिपार्टमेंट में फाइल करेगा। तो जब डिपार्टमेंट में फाइल हो जाता है, जज के पास मैटर पहुंचा नहीं है अभी, लेकिन आप डिपार्टमेंट में फाइल कर देते हो, एक कच्चा नंबर मिल जाता है उसको, तब से लेके ऑर्डर तक की तारीख तक लिस्ट पेंडेंस का टाइम पीरियड अप्लाई होता है। आपने प्रिंट आउट निकाला, आपने डिपार्टमेंट में फाइल कर दिया, जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्शन थे सारे हटा दिए, करेक्शन कर दिया, कोर्ट फी पे कर दिया, डिपार्टमेंट ने एक बार आपको कच्चा नंबर दे दिया, तब से लेके जजमेंट का ऑर्डर आने तक वो लीज पेंडेंस को पीरियड माना जाता है, इतना ध्यान में रखिए। और लीज पेंडेंस तभी खत्म होता है जब ऑर्डर आ जाएगा, तब तक आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तब तक लीज पेंडेंस लागू होगा। कोर्ट इन विच द प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस फाइल शुड हैव द प्रॉपर जुरिडिक्शन। अब मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस प्रॉपर्टी का केस जिस कोर्ट में आप दाखिल कर रहे हो उस कोर्ट के पास उस प्रॉपर्टी का जुरिडिक्शन होना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, आप अपने शहर में देखो, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे बहुत सारी कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सिटी सिविल कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, कंज्यूमर कोर्ट होगा, फैमिली कोर्ट होगा, है ना, स्मॉल कोजेस कोर्ट होगा। तो सब कोर्ट में सब केस नहीं जाते। आपका जो एरिया है उसमें उस प्रॉपर्टी का एक दायरा होता है, उस दायरे में जो नजदीक की कोर्ट है ना, वहां पे जुरिडिक्शन लागू होता है। कभी कभी जुरिडिक्शन मॉनिटरी टर्म्स में भी होता है। जुरिडिक्शन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशन थी वो जरूरी है लीज पेंडेंस को लागू करने के लिए। अगर ये सारी कंडीशन आपके पास है तो ही लीज पेंडेंस अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, द केस शुड बी पेंडिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। केस जो है वो पेंडिंग होना चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के टाइम पे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, और वो प्रॉपर्टी जो वो इमूवेबल होनी चाहिए। लीज पेंडेंस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है, जैसे कोई बंगला हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ लीज पेंडेंस? लीज पेंडेंस का क्या इंपैक्ट हो सकता है? पर्सन हु परचेज द प्रॉपर्टी ऑन विच द केस इज गोइंग ऑन, दैट ट्रांसफर विल नॉट बी डायरेक्टली वॉइड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसफर कभी भी वॉइड नहीं होगा। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में केस फाइल है प्रॉपर्टी के लिए, और उसी प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर केस दाखिल है वो ए ने मिस्टर सी को बेच दिया, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ए और सी के बीच में वो डायरेक्टली वॉइड नहीं होगा, लेकिन सी को उस कोर्ट के जजमेंट को मानना पड़ेगा, भले वो केस में पार्टी है या नहीं। सी बेचारा खामा का फंस गया। एग्जाम्पल इज गिवन इन मीनिंग। मैंने आपको वो जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था जहां पे मैंने बोला था कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी को प्रॉपर्टी बेच दिया, केस फाइल था फिर भी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। So like this, the lease pendants can save unlimited litigation, save parties from unwanted stress, and ultimately it helps people to follow the law and provision. तो इसी तरह से लीज पेंडेंस जो है वो किस तरह से लागू होता है? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया जिसके ऊपर केस चालू है, जो आपको पता नहीं था, तो आपके ऊपर क्या उसका असर होगा, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो लीज पेंडेंस जो है वो एज ए एडवोकेट आपको काम आ सकता है, और एज ए स्टूडेंट भी आपको वो काम आ सकता है। शुक्रिया।